हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। देखिए हम फिर आ गए। अब क्या लेकर आए हैं आपके लिए? आपकी क्लास 5th के लिए हम लेकर आए हैं आपकी हिंदी की बुक रिमझिम। रिमझिम बुक में हमने लास्ट क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7, डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की ज़बानी। हमने इस पार्ट में देखा था कि एक डाकिया था, उसको किस तरीके से परेशानियां, क्या क्या सामना करना पड़ता था, ये सब बताया। उनका काम क्या होता है, एक सब देखा था। और साथ ही हमने एक साक्षात्कार किस तरीके से लिखा जाता है, इसकी विधा को भी जाना था। ये सब हमने अच्छे से देख लिया था, समझ लिया था। अब इस पार्ट में एक भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए गए, ना कोई एक्सरसाइज दी गई है, तो क्या किया जाए? तो लेकिन हमने क्या किया, हमने इस पार्ट से कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं। हो सकता है आपकी मैम भी पूछ लें, तो हम किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए। तो आई होप आपने अगर चैप्टर अच्छे से समझा है ना, तो हमारे आंसर देने से पहले ही आप आंसर दे देंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फटफट आंसर दे देंगे। तो बहुत ही एक एक लाइन के आंसर्स हैं, हम उनको अच्छे से देखते हैं, फटाफट देखेंगे। ओके, तो क्या है ये पहला क्वेश्चन? डाकिये का क्या नाम था? जो डाकिये का नाम था वो तो हमारे पाठ का नाम भी है। क्या था? डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की ज़बानी। तो डाकिये कौन हुआ? कंवर सिंह। तो उसको लिखेंगे कैसे? ऐसे नहीं लिख देंगे कि हमने सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया और लिख दिया डाकिये का क्या नाम था, आपने लिख दिया कंवर सिंह। ऐसे नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे? हम पूरा सेंटेंस बनाकर लिखेंगे। कैसे? डाकिये का नाम कंवर सिंह था, इस तरीके से पूरा लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डाकिया कहाँ का रहने वाला था? तो डाकिया ने बताया था ना कि वो कहाँ का रहने वाला था। डाकिया हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का रहने वाला था। तो देखिए इस तरीके से खाली हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ नेरवा गांव का रहने वाला था। अब नेरवा गांव कहाँ हो सकता है, हमें ये पूरा बताना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इसको पूरा बताएंगे। कैसे बताएंगे? हिमाचल प्रदेश, पहले हम स्टेट बताएंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा? जिला आएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट आएगा। क्या आएगा? शिमला जिले का। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के, फिर गांव आएगा। कौन सा आएगा? नेरवा गांव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी देखो हमने आपको पहले चैप्टर्स में भी बताया था कि जब कभी हम एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस क्या करते हैं, छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके हम बड़ी भौगोलिक इकाई तक जाते हैं। भौगोलिक मतलब भूगोल, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो चीज़ जिस हिसाब साइज से हम उस हिसाब से चलते हैं। जैसे कि सबसे छोटा हमारा घर है तो हमने घर का नंबर देते हैं, फिर उसके बाद हमारी बिल्डिंग आती है, हमने बिल्डिंग का नाम दिया, उसके बाद हमारी गली आती है, गली का नाम दिया, फिर कॉलोनी का नाम देते हैं। कॉलोनी के बाद क्या है, हम पूरे एरिया, जो एरिया पड़ता है वहाँ देंगे, फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, फिर स्टेट हमारा कौन सा है, फिर पिन नंबर है। तो उसी तरीके से जब भी कोई पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर भी देखिए, अगर कंवर सिंह से पूछा गया था कि आप कहाँ रहते हैं, तो उसने क्या बताया था? मैं कहाँ रहता हूँ? हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव में रहता हूँ। तो उसी तरह आप सबको भी पता होना चाहिए कि आप किस स्टेट में हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं और किस जगह पे। आप सभी को अपना अपना एड्रेस पता होना चाहिए और पूरा पूरा पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंवर सिंह के परिवार में कौन कौन सदस्य थे? तो अब उन्होंने क्या बताया था? क्या बताया था? कंवर सिंह के परिवार में उनके 4 बच्चे थे। अब इसी को आप थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? खाली उन्होंने जितना पूछा उतना आंसर नहीं। तो उनके क्या थी? उनकी 3 लड़कियां थी। कितनी थी? 3 लड़कियां, एक लड़का था, और एक लड़का जो है उसका आकस्मिक निधन हो गया था। आकस्मिक मतलब अचानक, कोई वजह नहीं हो, कुछ न हो। जैसे वो क्या हुआ था, वो पहाड़ी से लकड़ियां चुन रहा था और गिर गया था तिरछी ढलान से, तो वही चीज़। तो आप इस तरीके लिखोगे कि कंवर सिंह के परिवार में 4 जो है परिवार, उनके 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में 3 लड़कियां और एक लड़का था, और उनके एक लड़के का आकस्मिक निधन हो गया था। अब देखिए इसी से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है उनकी लड़कियां कहाँ तक पढ़ी थी, उनका लड़का किस क्लास में पढ़ रहा था, जो लड़के का निधन हुआ वो किस कारण से हुआ। तो बहुत सारे कारण होते, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि जब हमने पाठ पढ़ा था तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो इसीलिए पाठ ध्यान से पढ़िएगा।
फिर है क्वेश्चन नंबर 4, डाक सेवा को क्या क्या करना पड़ता है। डाक सेवक जो होता है उसको क्या क्या करना पड़ता है। क्या था, डाक सेवक को चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि बांटने गांव गांव जाना पड़ता है। तो डाक सेवक क्या करता है, कुछ लोगों की रजिस्ट्री आती है। रजिस्ट्री मान लीजिए कहीं से रिजल्ट आया वो आ गया, नहीं तो किसी का नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर आता है, कहीं नौकरी लग गई वो आया, या किसी को कहते हैं कोई कोर्ट द्वारा कोई चीज़ प्राप्त होती है तो वहाँ से भी वो सब रजिस्ट्री के द्वारा प्राप्त होती है। मनी ऑर्डर आता है, पैसे दिए जाते हैं, बूढ़े लोगों की पेंशन आती है, लेटर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है डाक के माध्यम से। कुछ लोग पार्सल्स भेजते हैं, कोरियर होता है ना आप लोगों के यहाँ, तो वो क्या होता है, पार्सल होता है, तो वो भी होता है, वो सब डाक में आता है। तो ये डाक सेवक को जिसका भी होता है उसके घर घर जाके बांटना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 5, भारतीय डाक सेवा की क्या विशेषता है। भारतीय डाक सेवा की क्या विशेषता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी और सस्ती डाक सेवा थी। ये पार्ट में हमने पढ़ा था ना, तो क्या था, यह भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। अब देखिए क्या है, 5 रुपए का टिकट हम लगाते हैं और उससे हमारा लेटर हम जहाँ पे भी हो उससे बहुत दूर आसानी से पहुँच जाता है। तो क्या हुआ भाई, 5 रुपए में हमारा लेटर यहाँ से वहाँ पहुँच गया, तो हुआ ना सस्ती डाक सेवा। तो क्या हम बोलेंगे कि भारतीय डाक सेवा सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। ये किसकी विशेषता है, भारतीय डाक सेवा की। अब है प्रश्न संख्या 6, पहाड़ी क्षेत्रों में डाकिये को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पूछा। वैसे तो डाकियों को बहुत तरीके से होता है भाई, पहुँचाने के लिए कितनी जगह जगह जाना पड़ता है, मौसम का सामना करना पड़ता है, कभी बहुत तेज़ ठंडक पड़ती है, कभी बहुत तेज़ धूप होती है, गर्मी का सामना, कभी बारिश होती है, डाक को बचाना पड़ता है कि कोई लूट ना ले, जो सामान वो लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए पार्सल्स हैं, तो वो कहीं पे रास्ते में नष्ट नहीं हो, कुछ नहीं हो, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उनको। तो उसी तरीके से अगर पहाड़ों पर कोई डाकिया अगर आप सब सामान डिलीवर कर रहा है, पत्र दे रहा है, रजिस्ट्रियाँ बांट रहा है, तो उसको वहाँ पर किस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में डाकियों को मीलों पैदल चलना पड़ता है, बर्फबारी में फंसने जैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अब पहाड़ों पर क्या होता है, पहाड़ों में बहुत सी जगह ऐसी होती है कि जहाँ कुछ भी नहीं जा सकता, कोई व्हीकल नहीं जा सकता, तो उस टाइम क्या होता है, डाकिये को पैदल चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वो पैदल चलेगा तब कहीं जाकर वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है जहां पर उसको अपने पत्र वगैरह डिलीवर करने हैं। और साथ ही पहाड़ों पर तो बर्फ़ पड़ती है, मान लीजिए अगर बर्फ़ पड़ी गई, कहीं वो फंस गया एकदम से, मौसम बदल जाता है, पहाड़ों पर तो बारिश भी बहुत भयानक होती है। तो मतलब एक तरीके से हम बोलेंगे कि पहाड़ों पर मुश्किल होता है हर एक चीज़ काम करना। तो और डाकिये के लिए तो सामान जो लेके जा रहा है, जो लेटर लेके जा रहा है, उसको तो वो भी सिक्योर करके लेके जाना है कि वो सारी चीज़ें बेकार नहीं हो। तो इस तरीके से बहुत सारी परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है। अब है प्रश्न संख्या 7, कंवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था। कंवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था, बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार उसको मिला था। क्यों, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर क्या किया था, डाक को बचाया था। वो जो नहीं रेस्ट हाउस में उसके जब था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे, उसको मारा था, तो क्या हुआ था, उसके सर पे चोट लगी थी, बेहोश हो गया था, बहुत चिल्ला रहा था, तो क्या हुआ था, जान पे खेल के उसने सारी डाक को बचा लिया था, इसीलिए उसको सरकार ने बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार दिया था। प्रश्न संख्या 8, यह पुरस्कार उन्हें कब प्राप्त हुआ था। यह मतलब बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार उन्हें कब मिला था। यह पुरस्कार उन्हें सन 2004 में मिला था। देखिए आपको सन और डेट वगैरह भी याद रखनी पड़ेंगी ना, बहुत सारी चीज़ों में भी अब धीरे धीरे आएंगे, तो उसी तरीके से तो यहाँ पर जो सरकार द्वारा कंवर सिंह को जो बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार दिया गया था वो उन्हें सन 2004 में प्राप्त हुआ था। तो उसमें क्या क्या था, प्रशस्ति पत्र था, 500 रुपये थे, तो उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। सॉरी। तो इस तरीके से मैंने इस पार्ट के जो थोड़े बहुत क्वेश्चन चीज़ें निकाले थे वो आपके सामने ले लेकर, क्योंकि इस पार्ट में तो कोई प्रश्न उत्तर ही नहीं है, तो हम थोड़े से आपके सामने निकाल कर ले आए थे। अगर आप इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं या
और भी पाठों के किसी एक्सप्रेशन या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को या क्वेश्चन आंसर्स अभ्यास कार्य को देखना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnusbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं, आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। आपकी क्लास कौन सी है? क्लास 5th। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने 5th में पढ़ाए जाने वाले सारी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आप क्या करना है, आपको हिंदी सिलेक्ट करना है। अब आप सब्जेक्ट हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी फोटो दिखाई दे रही है ना, इसी के नीचे यहाँ पर रिमझिम बुक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, वॉच नाउ लिखा होगा, उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने रिमझिम बुक की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, मतलब सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। तो आप जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जो भी आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही या किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा कुछ है, तो आपको वो चैप्टर पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे उस चैप्टर में आपके सामने जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, जैसे मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, फिर उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखना है तो क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करना। अगर आप पार्ट समझना चाहते हैं तो जहाँ पर आपको पार्ट की समरी लिखी है वहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो देखिए, अपनी सभी डाउट्स खुल करके फटाफट क्वेश्चन के आंसर हम देख लेंगे, समझ जाएंगे, चैप्टर समझ जाएंगे, सब कुछ हम कर लेंगे। और साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि तभी तो हम आपके लिए और भी सारी ढेर सारी चीज़ें लेकर आएंगे ना। तो आपको पार्ट अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए, तो बस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।